नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब एक तरफ ट्रंप शांति वार्ता जारी होने की बात कर रहे हैं तो फिर अमेरिका और ईरान क्यों कर रहे हैं हमले और बदले की कार्रवाई। लेबनान को लेकर पश्चिम एशिया में और वॉशिंगटन में क्या हलचल चल रही है। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अचानक क्यों रूस करने लगा है यूक्रेन पर बड़े हमले। इसको लेकर क्या कहना है रूस और यूक्रेन का। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमला। अमेरिका ने कश्मीर द्वीप को बनाया निशाना। कुवैत, बहरीन पर ईरान की जवाबी कार्रवाई, एक की मौत, दर्जनों घायल। क्षेत्रीय देशों ने की कड़ी निंदा। राष्ट्रपति ट्रंप की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की पुष्टि। कहा गुस्से में नहीं था, लेबनान पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर था परेशान। नेतन्याहू के साथ संबंधों को बताया अच्छा। लेबनान पर इजरायली हमला जारी। यूक्रेन का करारा पलटवार, एक साथ रूस के कई शहरों पर बड़ा हमला। रूस के आर्थिक सम्मेलन से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में तेल निर्यात टर्मिनल समेत कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूस ने कल दहलाए थे कई यूक्रेनी शहर। अमेरिका का 60 देशों के सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। देशों पर जबरन मजदूरी से बने सामानों के व्यापार पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप। चीन ने किया कड़ा विरोध। यूरोप के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन की स्थिति चिंताजनक। मई महीने में दर्ज हुई सबसे अधिक मौतें। 101 लोगों की गई जान। पिछले एक दशक में मई महीने के औसत से लगभग 3.6 गुना अधिक। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने पिछली रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करने का दावा किया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। विभिन्न पक्षों और मध्यस्थों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में कभी भी सफल समझौता हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब बातचीत अच्छी चल रही है तो ये हमले क्यों हो रहे हैं। वहीं लेबनान की स्थिति को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तो पिछली रात काफ़ी बड़े हमले किए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद ईरान की ओर से दावा किया गया है कि बदले की कार्रवाई वहां पर की गई है। दरअसल हुआ क्या है, जो हमको जानकारी मिली है, हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जो जानकारी हमको मिली है उसमें क्या कुछ हुआ है। जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार ईरान के बंदरगाहों की ओर एक तेल का टैंकर जा रहा था जो खाली था और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने इस तेल के टैंकर के ऊपर हमला किया और उसके बाद ईरान की ओर से बदले की कार्रवाई की गई। बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एक वाणिज्यिक जहाज पर वहाँ पर हमला किया और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान का जो कैश्म आइलैंड है वहाँ पर कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया और बदले में ईरान दावा कर रहा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि जो भी वहां पर हमले किए गए थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि ड्रोन और मिसाइल जो वहां पर ईरान की ओर से भेजी गई थी उनको नष्ट कर दिया गया। देखिए, तो काफ़ी तनाव की स्थिति वहाँ पर बन गई थी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पिछली रात जो कुछ हुआ है वहाँ पर, क्या कहेंगे? ये तनाव एक बार फिर वहाँ पर बढ़ रहा है, ये किस ओर जा रहा है? बल्कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो दावा कर रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है। धन्यवाद जोशी जी। देखिए, दोनों पक्ष जो है वो, मुझे लगता है वो वो चाहते हैं कि ये सीज फायर चलता रहे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक तरफ से अमेरिका जो है वो दबाव भी डालना चाहता है, और वो इंडिकेशन ये कर रहा है कि देखिए हम ये कर सकते हैं। अभी ये पहले पहले भी उन्होंने कुछ जो उनकी स्पीड बोट थी उनके ऊपर हमला किया, फिर से अभी अमेरिका ने हमला किया है। और उसके उसके जवाब में ईरान ने अभी कुवैत में हमला किया है, और एयरपोर्ट के ऊपर उनका रेडार वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है अभी तक भी इनकी बार्गेनिंग पोजीशन चल रही है कि ईरान दिखाना चाहता है कि देखिए आप हमको कमजोर मत समझिए, बेशक आपके पास जितने भी हथियार हैं। और अमेरिका चाहता है, वो एक तरफ से ईरान को इशारा कर रहा है कि जल्दी जल्दी तुम समझौता करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी कार्रवाई हो सकती है। ये मुझे लग रहा है ये दोनों तरफ से इस प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये हद से बाहर निकल जाए, तब फिर ये लड़ाई, जो मैं समझता हूं बहुत जल्दी रुक सकती है। फिर तो ये किसी दूसरे दिशा में जा सकती है। तो मुझे लगता है इस समय पर तमाम वर्ल्ड लीडर्स को दोनों पक्षों के ऊपर दबाव डालने की जरूरत है, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सबसे क्रिटिकल एरिया मुझे लगता है इस समय पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो दोनों पक्षों से खुल जाए। ईरान भी उनको वहां से ओपन पैसेज दे दे, और अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है उसको भी खोल दे। और किस प्रकार से ये करेंगे, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ये निगोशिएट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये करना इस समय पर बहुत जरूरी है, न तो दुनिया के लिए, पूरी पूरे विश्व के लिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरे की, इकोनॉमिक खतरे की, बहुत आगे वाले दिन इस प्रकार के आएंगे जहां पर इकोनॉमी सभी देशों की बहुत ज्यादा गिर जाएगी। सर, जोशी यहाँ जी। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दावा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसा हो गया था कि लेबनान के कारण से इस तरह की खबरें आ रही थी, और ईरान की ओर से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बातचीत टूट गई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल उन्होंने ये दावा किया है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या बातचीत ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत रुकेगी। बेशक कभी ना कभी, क्योंकि सीज फायर जब भी होते हैं, थोड़ा बहुत सीज फायर वायलेशन तो होता है। मैंने बहुत सीज फायर देखे पिछले कई सालों में, और कुछ ना कुछ तो वायलेशन होते ही है, लेकिन बाद में वो सेट हो जाता है। यहां पर भी मुझे लगता है ये सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों पक्ष इसको एक हद से आगे नहीं ले जाएंगे। अभी ईरान की तरफ से ये जो लेबनान के ऊपर वो जो दावा किया है, वो उनको, ईरान को ये डर लग रहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ऊपर उसी प्रकार से हमले होते रहे, तो हिजबुल्ला खत्म ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ये भी अभी बीच में डाल दिया कि देखिए, ये शांति अगर होगी तो लेबनान भी बीच में इसमें पीस डील में आना चाहिए। वो आए या ना आए वो बात की देखने की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ बेसिक डील जो होगी वो अमेरिका और ईरान के बीच में होगी। और उसमें कुछ एश्योरेंसेस चाहिए ईरान को। अमेरिका को वो एश्योरेंसेस देना पड़ेंगे, जो उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स इन एसेट फ्रीज किए गए हैं, वो मुझे लगता है अमेरिका को खोलना पड़ेगा। और जवाब में ईरान को ये वायदा करना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको खोलना पड़ेगा। अभी ये ब्रॉड कॉन्टूर्स है डील की, अगर होती है तो। और ये किस प्रकार से इसको आगे ले जाएंगे, अभी आगे वाले दिनों में देखने को आ जाएगा। सर, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से ये मामला आगे खींच रहा है, और ये बताया गया था, जो जानकारियाँ मिल रही थी उसके अनुसार दोनों पक्षों में लगभग जो समझौते का प्राथमिक प्रस्ताव है वो तैयार हो गया है, और हॉर्मुज को लेकर भी उसमें बातचीत है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर जो मामला है उसको लेकर भी उसमें है।
केवल भाषा को लेकर के थोड़ा बहुत समस्या थी और यही कारण है कि ट्रंप की ओर से वो वापस भेजा गया है। ईरान में इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि भाषा उसकी किस तरह से होगी, क्या होगी, जो ट्रंप चाहते हैं उसको कितना उसमें डाला जा सकता है। सवाल यह है कि ये लेबनान के मसले की वजह से तो कहीं ये मामला लंबा तो नहीं खींच रहा? नहीं, देखिए, लेबनान ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी गल्फ में जब इसराइल के साथ जो लड़ाई हो रही थी, वो दो पक्ष कर रहे थे, हमास और हिजबुल्ला। अभी हमास को तो इसराइल ने खत्म कर दिया है, अभी हिजबुल्ला रहता है और हिजबुल्ला लेबनान में है। अभी प्रॉब्लम हिजबुल्ला की ये है कि लेबनान की सरकार भी नहीं चाहती है कि हिजबुल्ला वहां पर रहे, बिल्कुल। लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है हिजबुल्ला को वहां से निकालने की, और ईरान इसकी मदद करता जा रहा है। ईरान को यह डर है कि अगर इस कोई भी समझौता हो जाए जिससे लेबनान बीच में ना हो, तो हिजबुल्ला की हालत क्या होगी, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क है ईरान के लिए। तो मुझे लगता है वो इसलिए इसको डालना चाहता है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम ईरान के ऊपर ही है। और मुझे लगता है ये जो असली प्रॉब्लम जो है, जो वर्डिंग की, कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है तो पहले कौन हटेगा, पहले अमेरिका हटेगा या पहले ईरान खोलेगा? इन इन चीजों पे फंस गया है। और अगर ये खोलना है तो ये जो फंड्स फ्रीज किए हैं अमेरिका ने ईरान के, वो डी फ्रीज कब होंगे? क्या वो पहले डी फ्रीज होंगे और उसके बाद जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, या पहले हॉर्मुज खोलेगा फिर ये फंड्स ये अनफ्रीज हो जाएंगे? इन इन विषयों के ऊपर मुझे लगता है ये बात चल रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा इसके लिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ पर पड़ा है, जिसको लगभग वेपन ग्रेड का बताते हैं 440 किलो, क्या इसको नष्ट करने को लेकर के या ईरान से इसको कहीं बाहर ले जाने को लेकर के, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि ईरान इसको अमेरिका को सौंप दे, ये कहीं ये मामला तो नहीं फंस रहा इसमें? देखिए, जहां तक यूरेनियम की बात है, तकरीबन 450 किलो ये एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसकी 60% से ज्यादा बोल रहे हैं ये। हो सकता है 70-80% भी हो, वेपन ग्रेड बनने वाला हो। ये मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत में ईरान इसको अमेरिका को सौंप देगा। लेकिन मुझे लगता है डील इस प्रकार से हो सकती है कि ईरान बोलेगा ये हमने इधर रखा हुआ है, इसकी हम इंस्पेक्शन आपको करवाते रहेंगे। जो वर्ल्ड बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी जो है, वो इसकी इंस्पेक्शन करते रहेंगे और हम गारंटी करेंगे कि इसको हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इस प्रकार की बात हो सकती है जहां तक वो एनरिच्ड फ्यूल की बात हो रही है। तो इससे आगे मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर ईरान ने वो वापस कर दिया तो जो हुकूमत है उसकी ईरान की पब्लिक में जो इमेज है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो इस हुकूमत को इस प्रकार का कदम लेना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बीच का रास्ता यहां पर भी निकाल देंगे। अभी तक दोनों पक्षों से एक्सट्रीम पोजीशंस हो रही है। ईरान बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। अमेरिका बोलता है तुम हमको सौंपोगे। बीच का रास्ता मुझे लगता है यहां पर भी निकल आएगा। इस समय पर दोनों की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये एक की पोजीशन दूसरे को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इनरिच्ड फ्यूल जो है, अगर ये ईरान में रहे और कोई सेफ गार्ड उसके ऊपर रख दिया जाए जो वेरीफाइबल हो, ये मुझे लगता है एक डील हो सकती है और यहां पर भारत जैसे देश भी बीच में आ सकते हैं। ठीक है। सर, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध में अब हमलों का दायरा और भी खतरनाक होता जा रहा है। रूस के बड़े हवाई हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मॉस्को तक हमलों की गूंज सुनाई दी, जबकि कीव समेत कई यूक्रेनी शहर तबाही झेल रहे हैं। इसी बीच आर्मीनिया को लेकर रूस की सख्त चेतावनी ने इस संघर्ष को नए भू राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे।
आज यूक्रेन की बारी थी रूस में तबाही की। रूस के अब तक के सबसे भीषण हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें चटकाकर दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि रूसी शहर उनके कहर से जरा भी दूर नहीं है। रूस के दावोस कहे जाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में छाए धुएं का यह गुबार यूक्रेनी हमलों का नतीजा है। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वार्षिक आर्थिक मंच की बैठक शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले ही यूक्रेनी ड्रोन ने कहर बरपा दिया। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में तेल निर्यात टर्मिनल को निशाना बनाया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। यूक्रेन के इन हमलों के बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देर रात रूस भर में कुल 345 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। ये ड्रोन मॉस्को, लेनिनग्राद, बेलगोरोड, ब्रायंस्क, वोरोनेज, कालुगा, कुसर्क, नोवगोरोड और क्रोसाडार के साथ साथ क्रीमिया प्रायद्वीप और आजोव सागर के ऊपर मार गिराए गए। फिलहाल यूक्रेन के हमलों के बाद पुलकावो हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थायी रूप से रोकनी पड़ी हैं। दरअसल रूस में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के कई इलाकों में सबसे बड़ा हमला किया गया। रूस ने रात भर में 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दाग दी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। आसमान में मौत की गड़गड़ाहट गूंजी तो महज 60 सेकंड के अंदर राजधानी कीव पर लगातार 4 मिसाइलें मौत बनकर बरस पड़ी। धमाकों की श्रृंखला ने कीव के कई इलाकों को तबाह कर दिया। आवासीय इमारतें ढह गईं। धमाकों और आग की लपटों ने हर तरफ चीख पुकार मचा दी। रूस के इस हमले से 22 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा, यह जंग सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। हमें अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक 40 मिसाइलें और 602 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन बाकी ने अपना घातक मिशन पूरा कर दिखाया। कीव के अलावा दनीप्रो, पोल्तावा, खार्किव और जापोरिजिया की रूसी हमलों की चपेट में रहे। दोनों देशों की जंगी कड़वाहट अब खेल के मैदान पर भी देखी जा रही है। यूक्रेन की नई फ्रेंच ओपन सेमी फाइनलिस्ट मार्टो कोस्ट्यूक ने रूसी टेनिस खिलाड़ियों पर तीखा हमला बोलते हुए कीव और दूसरे शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें हमलों की निंदा की। साथ ही रूसी खिलाड़ियों की चुप्पी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। यूक्रेन के साथ बढ़ती जंग के बीच रूस के लिए आर्मेनिया नई चुनौती बनकर उभर रहा है। लंबे समय का सहयोगी आर्मेनिया अब रूस का साथ छोड़ यूरोप की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जिसके चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आर्मेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहा तो सस्ता रूसी तेल और गैस अलविदा कह दे। आपको बता दें कि मॉस्को ने पहले ही आर्मेनिया निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए हैं। 30 लाख आबादी वाले इस बंदरगाह रहित देश पर रूस का बहुत बड़ा नियंत्रण रहा है। ऐसे में अगर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन की बात नहीं मानी तो हो सकता है युद्ध का नया मोर्चा खुल जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, हम देख रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन का जो मामला है ये अचानक से एस्केलेट हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, मुझे लगता है इस युद्ध को रूस भी चाहता है खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से मुझे लगता है प्रेशर पड़ रहा है यूरोप से। और यूरोपियन देश हैं, ये चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे और किसी ना किसी तरीके से वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे। उनका लॉन्ग टर्म एम ये है कि रूस इससे कमजोर हो जाए, लेकिन जमीन के ऊपर जो हो रहा है ये उल्टा हो रहा है। रूस इससे कमजोर नहीं हो रहा है। बेशक रूस के ऊपर भी बहुत नुकसान है, लेकिन एक चीज याद रखने की जरूरत है, रूस के पास अपना तेल है, जो क्रूड ऑयल है उनका तो अपना है, और वो क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है और तेल की कीमत डबल हो चुकी है, वहां पर भी रूस को फायदा हो रहा है। तो एक तरफ से वो जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड नहीं हो रहा है। तो इसको जल्दी शांति लाने के लिए मुझे लगता है कि एक तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक थी रूस की तरफ से, ये जो बहुत जबरदस्त हमला उन्होंने कीव के ऊपर किया। अभी एक बार जब वो हमला हो गया तब जवाब तो कीव यूक्रेन को देना ही पड़ता था। जेलेंस्की तो छोड़ नहीं सकता था, ना तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। तो एक तरफ से उन्होंने भी अपना हमला किया है, और ये मुझे लगता है ये दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हो सकता है इससे। रूस को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा करके नुकसान जो है वो यूक्रेन को हुआ है।
लेकिन क्या सर यहाँ रूस पर सवाल ये आता है कि ये जो रूस की ओर से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले करीब 1-1.5 हफ्ते पहले एक यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया था जो रूसी कब्जे वाला लुहांस्क का इलाका है, वहाँ पर एक हॉस्टल पर वो हमला हो गया था, 21-22 छात्र वहाँ पर मारे गए। तो रूस कहता है कि इसका हम बदला ले रहे हैं और आज हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी मारे गए। सवाल यह है कि इस युद्ध में इस तरह के हमले अब ये कितनी गंभीर चिंता का विषय है? ये मुझे लगता है बहुत गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ उन देशों के लिए ही है। इसका असर बाकी दुनिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि गल्फ की लड़ाई में बाकी पूरी दुनिया अफेक्टेड हो गई है, यहाँ पर लड़ाई जो है ये लोकलाइज्ड है। एक तरफ यूक्रेन जिसको यूरोप सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ रूस। जी, कुछ ना कुछ सपोर्ट कुछ बाकी देश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके इनका आपसी का ही मामला है और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो लोकलाइज्ड है। तो ये मुझे लगता है हो सकता है ये इनकी ये लास्ट ये आखिरी हमले होने वाले हैं अभी। जी, ठीक है, ये इस प्रकार की लड़ाई चल नहीं सकती है, दोनों पक्ष थक चुके हैं और कोई लिमिट होता है इस प्रकार की लड़ाइयों की। तो ये मुझे लगता है ये लिमिट तक आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर भी बहुत जल्दी कोई ना कोई दोनों तरफों से कोई ना कोई नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज एक अंतर और देख रहे हैं सर हम, पिछले करीब 3-4 महीने से यूक्रेन लगातार जो रूस के ऊर्जा ठिकाने हैं, तेल ले जाने वाले बंदरगाह हैं और रिफाइनरीज हैं, इन पर हमला कर रहा है। ये यूक्रेन की इस रणनीति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, ये यहीं पर ही तो यूक्रेन प्रेशर लगा सकता है रूस के ऊपर, और कोई इसके पास चारा नहीं है। तो क्योंकि जो इकोनॉमी जो रूस की तरफ से वो जो तेल की बिक्री होती है वहीं से उसको पैसा आता है। जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका क्रूड प्रोडक्शन है जी, वहां पर उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसका मकसद है कि यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट पड़ जाए जिससे कि रूस मान जाए कि चलो हम नेगोशिएट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम नेगोशिएशन का ये है, यूक्रेन चाहता है कि जैसे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया वगैरह जो रूस ने ले लिया है वो वापस दे दे। वो किसी भी हालत में वापस नहीं जाने वाला है। जो गया वो गया। इस जो प्रेजेंट लाइन है वहां पर मुझे लगता है सीज फायर हो सकता है, और अगर यूरोप अपना सपोर्ट छोड़ दे यूक्रेन को तो ये मुझे लगता है एक स्टेबलाइज लाइन हो सकती है और यहां पर भी शांति आ सकती है। सर ये जो युद्ध विराम के लिए वहां पर कोशिशें चल रही थी, अमेरिका काफ़ी एक्टिव था इसमें, राष्ट्रपति ट्रंप भी काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका और ट्रंप का ध्यान जो है वो वेस्ट एशिया की ओर है। इसका कितना असर देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ईरान के ऊपर भी युद्ध चल पड़ा, मुझे ऐसे उस समय पर लग रहा था कि रूस वाला युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट उसको मिल रहा था यूरोप की तरफ से वो अभी बंद हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट बहुत कम हो चुका है, लेकिन यूरोप की डिफरेंसेस है अमेरिका में। अमेरिका इस विषय को दूसरे तरीके से देखता है और यूरोप देश खास करके जर्मनी वगैरह वो दूसरे तरीके से देखते हैं, और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो फिर रूस की आंखें जो है वो उनके ऊपर चले जाएंगी। ठीक है, तो वो अपना लॉन्ग टर्म अपने खुद की बात सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भी ये युद्ध जो है 4 साल तो हो चुके हैं। ये भी ज्यादा देर चल नहीं सकता है, 5-6 महीने ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है उससे पहले यहाँ पर भी कोई ना कोई हल निकल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चीन ने अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे नए टैरिफ का पुरजोर विरोध किया है। चीन ने कहा कि वह किसी भी प्रकार के एक तरफा टैरिफ का विरोध करता है। दरअसल अमेरिका ने मंगलवार को 60 देशों से आने वाले सामान पर 10% से 12% अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका का कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी से बने सामानों के व्यापार को रोकने में नाकाम रहे हैं। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन में जबरन मजदूरी जैसा कुछ नहीं है। अमेरिका इसे बहाना बनाकर राजनीतिक खेल कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं।
अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर से जुड़ी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बड़े रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अल्बानिया के लोगों का कहना है कि ये रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जहां ये रिजॉर्ट बन रहा है वो वजोसा नार्टो नाम का संरक्षित क्षेत्र है, जहां फ्लेमिंगो पक्षी, सील और समुद्री कछुए रहते हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों हेक्टेयर सुंदर और अनछुए समुद्र तट बर्बाद हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-17 ग्लोबमास्टर मंगलवार को युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसने चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप अफ्रीका CDC को सौंपी, जो अफ्रीका में फैले इबोला वायरस के प्रकोप के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास एस काकोरिस को कड़े मुकाबले में हराया। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में रहमान को 99 वोट मिले, जबकि काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। जबकि 3 देशों ने मतदान नहीं किया। चुनाव के लिए आवश्यक बहुमत 96 वोट था। इस कड़े मुकाबले में रहमान ने काकोरिस को शिकस्त दी। जापान में दिखा जांगमी तूफान का कहर। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने परिवहन और व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया। तूफान की वजह से दक्षिण पश्चिम जापान में 1000 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर यात्री उड़ानों के रद्द होने से लोग परेशान दिखे। जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज समेत प्रमुख एयरलाइंस ने बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी।